दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र विनय तिवारी और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जितेंद्र शिवशंकर तिवारी जी। आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर। तो महोदय, हमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, क्या नाम, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? सबसे पहले तो तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बात आप सुन रहे हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जी। और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के मैं आगे उनके जाने के बाद मैं उनके नाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वंशानुगत नहीं चलती है। जी जी। लेकिन मैं ये सोच के आया हूँ कि जो मेरे पिताजी की सोच थी उसी को आगे लेके चलूँगा मैं। क्या 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 योगदान रहा है पार्टी के लिए या समाज देश के लिए आपके पिताजी का? ऐसा सुना है कि आपने बहुत बड़ा योगदान किया है उन्होंने देश हित में या पार्टी के हित में आपके पिताजी ने। जब पिताजी 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जी जी, तो अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। जी जी जी। और 15 से 20 लोगों को लेकर के जी, उस समय पर 1992 में वो वहाँ पर गए, बाबरी विध्वंस जब हुआ, और उसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे और कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल वर्धा के 2 बार मंडल अध्यक्ष के पद पर भी रहे और जिला के कई पदों पर वो रहे और उन्हीं की प्रेरणा को आगे लेकर के मैं काम भारतीय जनता पार्टी में। अभी वर्तमान में आप किस पद पे हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, पिछले जो कार्यकाल रहा है जी, तो उसमें मंडल संयोजक आईटी सेल के मैं पद पर रहा हूँ और उससे पहले मैंने संघ में भी काम किया है, लगातार मंडल कारवा रहा हूँ और संघ के बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा करने के लिए ठान ली थी कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी सेवा देनी है अपनी। तो अभी मैंने मंडल अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन किया था। जी। लेकिन किसी कारणों नहीं हो पाया, शायद मेरी ही कोई कमी रह गई होगी जिस कारण से उसमें नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देगी। सर, एक बात और, अभी चर्चाओं का एक गर्म बाजार है कि जिलाध्यक्ष को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और जिलाध्यक्ष को लेकर यहाँ कितने लोगों ने आवेदन किए थे? ललितपुर जिला से 56 से 57 लोगों ने आवेदन किए थे। जी जी। और लगभग सभी जो जिलाध्यक्ष के दावेदार थे उनमें एक से एक कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं और जल्द ही घोषणा होगी। क्या कारण है कि अभी तक इतना समय हो गया है और अभी तक कोई जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं पार्टी द्वारा की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जी और बहुत सारे संगठनात्मक काम रहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा दिल्ली चुनाव में हमारे सभी उच्च स्तरीय नेता व्यस्त थे। तो ये जो जिलाध्यक्ष का काम है बहुत ही मतलब गहराई से जाने वाली ये चीज़ है। तो एक एक करके उसका अध्ययन जरूरी है। ऐसे नहीं कि मतलब उठा के किसी को भी बैठा दे, बड़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है। और पूरे भारत में अभी संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही काम चल रहा है। तो अभी आखिरी बैठक हो गई है और जल्द ही आपको नया जिलाध्यक्ष देखने के लिए मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जातिगत गणना को लेकर, चूंकि अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है जातिगत गणना के आधार पर जिलाध्यक्ष को चुना जाएगा क्या? हमारी भारतीय जनता पार्टी में जाति को तवज्जो नहीं दी जाती है जी। इसमें देखा जाता है कि किसने संगठन में कितना काम किया है जी। और किस स्तर का वो मतलब व्यक्ति है, किस हिसाब से क्या वो मतलब उस पद की गरिमा को रख पाएगा, इस तरह से चुनाव होता है।
तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में मूल कार्यकर्ता को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसने अच्छे स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। अभी दिल्ली चुनाव को लेकर भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी बहुत अच्छी तैयारी के साथ है, विजयी होकर वापस लौटी है बहुत कई वर्षों के बाद। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अटल जी का कहना था कि क्या हार में क्या जीत में और किंचित नहीं भयभीत में। हम जीत से ना ही अति उत्साहित होते हैं जी। और ना ही हार से हमें वो होता है कि हम डेमोरलाइज होते हैं। तो हम कुछ ना कुछ हार से भी सीखते हैं जी। और हमें ये जीत मिली है तो ये दिल्ली वालों के साथ साथ ये पूरे देश की जीत है। ये केजरीवाल के झूठे वादों की हार है और जो सरकारी विद्यालयों में उन्होंने जो कहा था कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो पूरी तरह से दिल्ली में नेस्तनाबूद मतलब फेल हो चुके हैं। नर्मदा की सफाई के लिए जो उन्होंने कहा था उसमें वो फेल हुए हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा है और आगे चल के वो देश की राजनीति में भी नकारे जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की आपने बात की, लेकिन जो जहां हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो रिजल्ट 0 निकला। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अभी कांग्रेस वाले जाने। आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस का जो संगठन है वो निचले स्तर पर कुछ है ही नहीं। वो केवल उच्च स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। उनके जो नेता हैं वो ऊपर से बैठा दिए जाते हैं, ऊपर से उनको बैठाया जाता है। ना ही वो ये देखा जाता है कि कहाँ से आए हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, कुछ नहीं। इसलिए वो अपनी ही कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। इसी वजह से वो दिल्ली में बुरी तरह से हारे हैं। उनका 2% भी जो वोट बैंक है वो बढ़ा नहीं है और हमने 9 से 10% के वोटों की बढ़ोतरी की है और आज हम 48 सीटें जीत करके दिल्ली में सरकार बनाई है हमने और आगे चल के हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यही इसी प्रकार से हमारे सहयोग करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए।